dear students. Hopefully, you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास न्यू करिकुलम चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो लेक्चर नंबर 5 है उसके अंदर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस किस तरह से है, मतलब बायोलॉजी जो है उसका दूसरे साइंसेस के साथ जो है वो किस तरह से रिलेशन है। स्टूडेंट्स सही में रखें कि हम जो है जिस अर्थ पर रह रहे हैं यहाँ पर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस तरह हम हैं, हम माहौल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो बेजान चीजें हैं उनके साथ जो है प्रॉपर इंटरेक्शन है। ठीक है, और हमारे इर्द गिर्द जो कायदो कानून ठीक है जो पाए जाते हैं वो हम पर भी कुछ ना कुछ हद तक लागू होते हैं। ठीक है, हम इसको देखेंगे आगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे इस नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर जो आपस में साइंसेस हैं वो तकरीबन एक दूसरे से कहीं ना कहीं आकर जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब इसको हमने देखना है कि बायोलॉजी जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ किस तरह कहाँ जाकर जुड़ती है और किस तरह जो दूसरे साइंसेस है हमारे पास वो बायोलॉजी के अंदर आकर ठीक है बायोलॉजी में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी को पढ़ने में हेल्प करते हैं और बायोलॉजी को समझने में जो दूसरी साइंसेस है वो किस तरह से हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब बुक चेंज हुई है, इससे पिछली बुक में इसी टॉपिक को ना इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के नाम से लिखा गया था। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट, इंटर का मतलब होता है दो डिफरेंट चीजों के दरमियान। ठीक है, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का क्या मतलब है कि जो साइंसेस हैं हमारे पास, देखिए ना साइंस हमारे पास बायोलॉजी भी साइंस है, केमिस्ट्री भी साइंस है, फिजिक्स भी साइंस है। अब इन साइंसेस में से दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के दरमियान जो ताल्लुक है इसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहा था। ठीक है, कहा जाता था। आपकी करंट बुक में नहीं है, ठीक है, वैसे आप ज़हन में रखें कि हम इस टॉपिक के अंदर जो है हम बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ ताल्लुक को स्टडी करेंगे कि किस तरह से बायोलॉजी है दूसरे साइंसेस के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बायोलॉजी इज लिंक्ड विद नेचुरल साइंसेस। जो बायोलॉजी है वो हमारे पास कुदरती जो साइंसेस हैं जिसमें हमारे पास फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, अर्थ साइंसेस आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है। ठीक है, इनके साथ जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, अब वो किस तरह से जुड़ी हुई है इसको हम आगे वो एग्जांपल्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स हमारे पास जो सबसे पहला जो हमारे पास बायोलॉजी का ताल्लुक है हम केमिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे। इसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। फ्रेंड्स इसी बायोकेमिस्ट्री को आपने अपनी केमिस्ट्री के अंदर ब्रांचेस के अंदर भी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, हम यहाँ पर दोबारा इसको देख लेते हैं। हम बायोकेमिस्ट्री क्या है, हमारे पास स्टडी है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था साख, शाबाश। ठीक है, साख मतलब अंदर से चीजें किस तरह से अरेंज्ड हैं। ठीक है, एंड रिएक्शंस और रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस मतलब ठीक है दो चीजें मिलकर एक नई चीज बना दें, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। जो मुख्तलिफ कीमियाई अशिया हैं, ठीक है, कीमियाई सब्सटेंसेस हैं, उनके आपस में हमने स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना है और रिएक्शंस को भी स्टडी करना है। अभी तो हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ये केमिस्ट्री तो है, केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन यही थी ना, इसी तरह से मिलती जुलती इसकी डेफिनेशन थी। बस यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आ रही, मतलब बायोकेमिस्ट्री में क्या है, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं जानदारों की, मतलब जानदारों के अंदर जो केमिस्ट्री हो रही है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, जो उनके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, हम उनके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। समझ आई स्टूडेंट्स, किसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की होपफुली आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी। क्या है हमारे पास, स्टडी है स्ट्रक्चर की और रिएक्शंस की, जो मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं जो हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब केमिकल सब्सटेंसेस से क्या मराद, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ग्लूकोज C6H12O6, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, ग्लूकोज भी आप याद रखिए, ग्लूकोज ठीक है हम खाना खाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज उसके अंदर होता है हमारे खाने के अंदर। ठीक है, तो C6H12O6, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ग्लूकोज का। अब ये हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको स्टडी करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल देखें, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स हमारा बायोलॉजी के अंदर बायोएनर्जेटिक्स एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं पहले ठीक है लिख रहा था इक्वेशंस, फिर मैंने कहा कि नहीं बच्चों के ऊपर एक बर्डन हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम इक्वेशंस को देखेंगे। तो अभी सिर्फ आप लोग जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को याद रखें। ठीक है, तो नाम याद रखें। फोटोसिंथेसिस में आपको बता देना होता क्या, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, और फिर आपने देखा होगा पौधे जो है आहिस्ता छोटा होता है फिर बड़ा होता है, फिर पौधों को जानवर खाते हैं और उन जानवरों को बकरी गाय वगैरह फिर उनको हम खाते हैं या हम डायरेक्टली पौधों को खाते हैं। तो वो जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो खुराक बनाते हैं ना, जब हम उस खुराक को खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी इस प्रोसेस के जरिए आती है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ये वो तरीका है जिसके जरिए पौधे अपने खुराक को तैयार करते हैं। और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो है वो जो हम खुराक खाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस जिसमें उस खाने को तोड़कर एनर्जी को निकाला जाता है इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपने भूलना नहीं है फोटोसिंथेसिस क्या है, जो पौधे सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और हमारे जिस्म के अंदर जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस वो काम जिसपे उस खाने से एनर्जी निकलती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
होपफुली आपको बायोकेमिस्ट्री समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बायोफिजिक्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। फिजिक्स क्या है हमारे पास, फिजिक्स के अंदर हम अपने इर्द गिर्द जो है, ठीक है, वो साइंसेस को स्टडी करते हैं। अपने इर्द गिर्द जो मौजूद हमारे पास चीजें हैं ना, उन पर कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, ठीक है, वो किस किस्म की मोशन है, किस कौन सा एनर्जी और मास के दरमियान रिलेशन है, इसको हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फिजिक्स के लॉज को, फिजिक्स के जो कवानीन है, ठीक है, और फिजिक्स के जो असूल हैं, उनको हम अगर जानदारों पर अप्लाई करें तो इसे हम कहते हैं बायोफिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल में आपको पहले बताया पीएल वाला होता है, ठीक है, जो इदारे का सरबराह होता है। प्रिंसिपल असूल को कहते हैं ऑफ फिजिक्स व्हिच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से मुराद है जो जानदारों के अंदर जो है, जो फैली हुई चीजें हैं, जो जानदारों के अंदर चीजें मौजूद हैं, जब हम फिजिक्स के कवानीन का उन पर इतलाक करेंगे तो हमारे पास बायोफिजिक्स आएगा। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर में आपको समझाता हूँ। हमारे पास ना फिजिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इस तरह, एक फलक्रम है हमारे पास, ठीक है, एक फलक्रम होता है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, इस तरह से लोड को रखते हैं और यहाँ पे वजन डालते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्ज करिए फलक्रम है और मैंने इसके ऊपर इस तरह से रोड रखा और मैं यहाँ पे वजन डालूंगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऐसे ही अभी फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, इसे लीवर कहते हैं, ठीक है, लीवर, इसे क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। जो प्रिंसिपल है ना, इसे कहते हैं लीवर। और ये जो इसका वहां पर जहां पर वो रोड के दरमियान में जो सेंट्रल पॉइंट है, इसे कहते हैं फलक्रम। क्या कहते हैं, फलक्रम। ये आपने 8 क्लास की फिजिक्स, अपनी फिजिक्स की जो साइंस की बुक थी वहां पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसे फलक्रम कहते हैं। जहां पर वजन डाला जाता है, ठीक है, जहां पर फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, उसे फोर्स या एफर्ट कहते हैं। और जहां पर वजन रखा होता है हमने, उसे लोड कहते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब जो भारी चीजों को हम नहीं उठा सकते तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, बहुत वजन चीजों को उठा लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वो जो आप ये बिल्कुल इस तरह से, जैसे हमने शीशा में देखा होगा, शीशा दरमियान में इस तरह से होता है, ठीक है, एक वजन इस तरह जाता है, दूसरा वजन ऊपर आ जाता है, जब ये वापस आता है इस तरह से चला जाता है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जब हम इन प्रिंसिपल्स को जिंदा जानदारों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम स्टूडेंट्स कहेंगे बायोफिजिक्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट है मेरा मेन मसल है, मेरा हाथ है, ठीक है। ये जो जॉइंट है मेरे पास, ठीक है, देखिए ये मसल जो है मेरे इस हाथ को मूव करवा रहा है, ठीक है। अब ये मेरे पास जो जॉइंट है, ये फलक्रम है। ये क्या है, फलक्रम के तौर पर एक्ट करेगा, जिस तरह वो शीशा में दरमियान में। अब ये मेरे पास वजन, ये वेट है, मैंने इसको उठाना है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिसकी गिट मूवमेंट होगी, ठीक है। जिस तरह उसके ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इसकी गिट मूवमेंट हो रही है, इसे फलक्रम कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इसकी मूवमेंट होगी और फोर्स लग रही है यहाँ पर। ये मसल जो है ना, ये मसल हाथ का, ये यहाँ पर इस हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है आकर। अब जब मसल सिकुड़ेगा, ठीक है, तो फलक्रम यहीं पर रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये जो हमारे पास वेट है, वजन है, इसको ऊपर उठा लेगा। अब हमने क्या किया, फिजिक्स के कवानीन को बायोलॉजी पर अप्लाई करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स देखें, मैं इस तरह से सर को ऊपर करूंगा तो मेरे गर्दन के पीछे मसल्स हैं, ठीक है, गर्दन में मसल्स हैं। जब इस तरह से सिकुड़ेंगे, ठीक है, तो मेरे यहाँ पर, ठीक है, जो गर्दन की हड्डी है, ये फलक्रम के तौर पर एक्ट करेगी, ठीक है। और ये मेरा आगे वाला जो फेस है, ये मेरा वेट है, ठीक है। जब इस तरह से एक्ट करेगी तो दरमियान में फलक्रम, पीछे से फोर्स लगी और वेट इस तरह से ऊपर हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, फिजिक्स के कवानीन को बायोलॉजी के ऊपर अप्लाई किया। ये हमारे पास क्या है, बायोफिजिक्स है, ठीक है। फ्रेंड्स देखें, इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रोल ऑफ लिवर। लिवर किसे कहते हैं, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, इसको लिवर कहते हैं। जो सिस्टम है ना सारा, इसको लिवर कहते हैं, ठीक है। लिवर में क्या आता है, हमारे पास दरमियान में फुलक्रम होता है, एक साइड पे वजन होता है और एक साइड फोर्स लगती है, ठीक है। आप इसको चाहे बुक पढ़ कर आपने पहले पढ़ा भी होगा। जो रोल ऑफ लिवर है और मोशन है, ठीक है। लिवर में मोशन कैसे होती है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। समझ आए स्टूडेंट, देखिए यहां पर मैंने आपको बताया मसल्स हैं, ये बोन्स हैं और ये जॉइंट है, ठीक है। मसल ये फोर्स लगा रहा है, ये बोन है, ये वजन है, ये हमारे पास ये वेट है, और ये जॉइंट है, ये फलक्रम के तौर पर काम करता है, ठीक है। फलक्रम किसे कहते हैं, वो पॉइंट जिसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट फलक्रम है और हमारे यहाँ पे जॉइंट फलक्रम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो है ये आपको चीजें बायोफिजिक्स भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। फ्रेंड्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, हम बायोलॉजी का रिलेशन पढ़ते हैं मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंसेस के साथ इकट्ठा, ठीक है। बायोलॉजी हमारे पास एक ऐसा डिसिप्लिन जिसमें हम बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस और मैथमेटिक्स तीनों को इकट्ठा करके स्टडी करते हैं। इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। क्या कहते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन इट साइंटिस्ट यूज, इसमें क्या करते हैं, साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं किसको, मैथमेटिकल मॉडल्स को। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर ना डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं, ठीक है। हम उन मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और किसको इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिथम्स को। स्टूडेंट्स एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम्स हमारे पास ना, ये आपकी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर फॉलोड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये लिख लें कहीं पर, ठीक है। अगर आपको वैसे याद है एल्गोरिथम्स क्या होते हैं हमारे पास, ये क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मालूमात का एक मजमुआ होती है, ठीक है। हमारे पास डेटा फॉलोड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जिसे खास तरतीब से फॉलो किया जाता है खास रिस्पांस के लिए। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैं अगर कीबोर्ड है मेरा, मैं कंप्यूटर में, मैं कीबोर्ड पर लफ्ज की है जो ए दबाऊंगा तो वहां से एक सिग्नल जाएगा
अब कंप्यूटर के अंदर इस किस्म का एल्गोरिथम है, ठीक है, इस किस्म मतलब मैंने यहाँ से इंस्ट्रक्शन दी, अब वो जो इंस्ट्रक्शन है ना वो आगे एक एल्गोरिथम के पास गई और उसने उसे कंप्यूटर पर इस तरह ए बनाकर शो कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। हमारे पास क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हमने कंप्यूटर में दी हुई थी कि जब ये दबाएंगे बटन तो आपने इस तरह का शो करना है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जिसको कंप्यूटर ने फॉलो किया और एक खास ऑर्डर में हमें जो है वो रिस्पांस दे दिया। ठीक है, एल्गोरिथम्स जिसे कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर सिमुलेशन। स्टूडेंट्स सिमुलेशन देखें ना, सिमुलेशन मैं आपको इसका बता दूं थोड़ा सा। सिमुलेशन कहते हैं नकली को, किसे कहते हैं, नकली। ठीक है, इसका मतलब होता है नकली। अब कंप्यूटर सिमुलेशंस क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, जब हम रियल वर्ल्ड में, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने ये देखना है कि अगर इस इलाके में, ठीक है, मैं कोई बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट करूंगा, ठीक है, ठीक है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होगा इस इलाके में, ठीक है, हमने फर्स्ट देखना हमने एटॉमिक प्रोग्राम है, एटॉमिक तजर्बा करना है, तो इस इलाके में अगर जो है हम अपना एटॉमिक तजर्बा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बॉम्ब गिराते हैं तो कितने एरिया को डैमेज होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रोजेक्ट तो ये रियल है, ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात हम रियल करके तो नहीं ना देख सकते इसे, ठीक है, कि हो सकता है कि वो ज्यादा तबाही फैला दे। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक कंप्यूटर पे शो करते हैं, कंप्यूटर को हम सारा डाटा दे देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, ठीक, कंप्यूटर में एक साइमुलेशन, साइमुलेशन का मतलब नकली, मतलब एक विर्चुअल सा ना हमें आरजी सा हमें पता चल जाता है। मतलब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर साइमुलेशन की मदद से हम पर्टिकुलर एरिया पे वहां बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं और हमें कंप्यूटर में प्रॉपर चीजें मूव करती हुई नजर आती हैं कि सारे का सारा होगा क्या। ठीक है, ये हमारे पास तरीका है, इसे कंप्यूटर साइमुलेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास होता क्या है, प्रोजेक्ट्स हमारे पास रियल होते हैं, लेकिन हम उन रियल प्रोजेक्ट्स को कंप्यूटर पर, ठीक है, एक वर्चुअल, ठीक है, मतलब जिसकी हकीकत नहीं है, इस तरह की इमेज में हम शो करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या क्या होगा हमारे पास। ठीक है, इसे कहते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन, मतलब कंप्यूटर पर, ठीक है, एक असल प्रोजेक्ट को नकल बनाकर देखना। इसको आप आसान भाषा में इस तरह से समझ लें, ठीक है, आसान जुबान में इस तरह से समझ लें। ठीक है, तो कंप्यूटर सिमुलेशन हमारे पास, तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर हम मैथमेटिकल मॉडल्स को स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, और किसको स्टडी करते हैं, एल्गोरिथम्स को, किसको स्टडी करते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशंस। ठीक है, मेरे साथ याद रखें, मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस को स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इंसान जिंदा जानदारों के जो अंदरूनी चीजें मौजूद है बायोलॉजिकल सिस्टम्स, और इनके दरमियान कौन कौन से ताल्लुक पाए जाते हैं, रिलेशनशिप पाए जाते हैं, इसका मुताला करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए जो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल को देते हैं, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, एनालाइज का मतलब होता है तज्जिया करना, ठीक है, किसी चीज को जांचना परखना, बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपने पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर एक एग्जांपल पढ़ी होगी प्रोटीन्स की। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, वो हमारे पास पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब आपस में मिलते जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, एक प्रोटीन बनती है। ठीक है, अब एक प्रोटीन के ऊपर, एक प्रोटीन के अंदर हजारों अमीनो एसिड्स होते हैं, कितने होते हैं, हजारों की तादाद में अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो अमीनो एसिड्स की तरतीब क्या है, कौन कौन सा अमीनो एसिड किस किस जगह पर लगा हुआ है, अब जाहिर सी बात है हम हजारों अमीनो एसिड को एक एक करके गिन तो नहीं ना सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का जो है वो मदद लेते हैं, कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर सिमुलेशंस की मदद से, मैथमेटिकल मॉडल्स की मदद से, और हम जो है वो लॉगरिथम्स की मदद से हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके जो है होपफुली आपको भी समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बायोजियोग्राफी। ठीक है, बायो का मतलब होता है ठीक है, लाइफ, जियो कहते हैं जमीन को, ग्राफ कहते हैं मेजरमेंट, पैमाइश। स्टूडेंट्स देखें, इसके नाम से जाहिर है कि हमने क्या करनी है, जमीन पर जिंदगी की पैमाइश करनी है। ठीक है, आसान ज़बान में जमीन पर जिंदगी की पैमाइश करनी है। ठीक है, हमारे पास क्या, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन के तकसीम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के डिफरेंट मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स। जियोग्राफिकल रीजन से मुराद है जमीन के जो मुख्तलिफ जो हैं, ठीक है, वो पैमाइश के लिहाज से में क्या मुख्तलिफ हिस्से हैं, मतलब जमीन पर यहाँ पे वाटर आ गया, उसके आगे खुश्की का ये हिस्सा है, उसके आगे ये हिस्सा है, उसके आगे ये हिस्सा है, यहाँ पर ये मुल्क है, यहाँ पर ये बर्रे आज़म, आपने देखा जमीन के 7 मुख्तलिफ बर्रे आज़म में बड़े। ठीक है, ये सारे अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन हैं। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि कौन सी जिंदगी जो है, कौन सी हयात जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जमीन के कौन कौन से जानदार जो है वो किन किन इलाकों के अंदर पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो जिंदा जानदार हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल हिस्से हैं जो, ठीक है, जमीन के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं जिनको जमीन में तकसीम किया गया उन्हें जियोग्राफिकल रीजन्स कहते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर जो है मौजूद है। ठीक है, ना सिर्फ हम इसका मुताला करते हैं बल्कि हम इसमें किसको देखते हैं, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर, ठीक है, ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स आबो हवा। ठीक है, क्लाइमेट किसे कहते हैं, आबो हवा। एक हमारे पास स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, सीजन, मौसम। एक हमारे पास होता है क्लाइमेट, आबो हवा को कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक होता है लफ्ज वेदर। वेदर का मतलब भी होता है मौसम। ठीक है, सॉरी वेदर मैंने कहना था। हमारे पास वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क होता है, क्लाइमेट जो है वो साला साल की जो है वो साला साल के जो कैफियत है ना किसी भी इलाके की, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। मिसाल तो पाकिस्तान में हमें पता है कि ठीक है, मार्च से लेकर ये सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक जो है गर्म क्लाइमेट होता है हमारा।
और फिर आगे नवंबर से लेकर जनवरी, अब ये हमें पता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सर्दियां जो है वो सितंबर में स्टार्ट हो जाएं, बाज़ औक़ात ऐसा हो कि सर्दियां जो है दिसंबर तक स्टार्ट ही ना हो, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ठीक है, इसे हम कहते हैं वेदर। डेली का मिसाल, आज गर्मी थी, मार्च का मौसम था और आज बारिश हो गई, अचानक से ठंड हो गई, अब ये वेदर है, ठीक है। क्लाइमेट नहीं, क्लाइमेट हम जो है वो ओवरऑल, ठीक है, एनुअली देखते हैं, साल साल की बेस पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है, क्लाइमेट का आपको पता चल गया होगा। अब हमारे पास क्लाइमेट चेंज होता है, मतलब जो सर्दी से क्या आती है, गर्मी आती है, सब कहते हैं क्लाइमेट चेंज। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, तो उसका जानदारों की तकसीम पर क्या असर होता है, इसको भी हम बायोजियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स मिसाल में आपको समझा दें, मिसाल के तौर पर हमारे जो है बहुत सारे ऐसे इलाके जो बर्फ, ठीक है, जो हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं नॉर्थर्न एरिया में जहाँ पर सर्दियों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है बर्फ पड़ती है, ठीक है। जो बर्फ पड़ती है मनफी में टेम्परेचर होता है, तो वहां पर जो है वो जिंदगी जो है किस्म की मखलूज होकर रह जाती है, ठीक है। वहां पर टेम्परेचर जो है मनफी में चला जाता है, पानी जम जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फिर वहां के लोग क्या करते हैं, वो हिजरत कर जाते हैं, ठीक है, किसी और इलाकों में, ठीक है, पर्टिकुलर उस सर्दी के मौसम में। और फिर जब दोबारा वो सर्दी खत्म होती है, फिर तो दोबारा अपने घरों को वापस लौट जाते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारे परिंदे हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है, जो कि एक जब क्लाइमेट चेंज होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हिजरत कर जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारा प्रोसेस है जिसको हम बायोजियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। बायोजियोग्राफी के अंदर हम जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं और क्लाइमेट चेंज के जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या क्या असरात होती है हम इसका भी मुताला करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे पास जो अगली ब्रांच है हमारे पास, वो हमारे पास है बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। क्या है ये बायोस्टैटिस्टिक्स? फ्रेंड्स इससे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़े हम, आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स जो है, ठीक है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ और एक है स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैथ का ही एक पोर्शन है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मैथ के कुछ असूल हैं उनको, जो हम हमारे जो इन्वायरमेंट है इस पर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई क्यों करते हैं? ताकि हम जो है वहां से डाटा इकट्ठा कर सकें और उसको देख सकें। स्टूडेंट देखें बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, मतलब जब मैथ का वो पोर्शन जो स्टैट्स वाला पोर्शन है, जब हम उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई करेंगे तो बायोस्टैटिस्टिक्स है। इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, स्टैट्स के नाम से इसको ऑफर किया जाता है, ठीक है। आप इसको इंटर में आपके पास चॉइस भी होती है, ठीक है, इंटर में आपके पास चॉइस होती है स्टैट्स की भी, ठीक है। तो ये स्टैट्स हमारे पास प्रॉपर एक सब्जेक्ट है और आप 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर स्टैट्स का प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम काफी मीन, मीडियन, मोड, काफी सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप नाम याद रखें, स्टैटिस्टिक्स क्या हमारे पास मैथ का एक हिस्सा है, ठीक है, मैथ का एक पोर्शन है हमारे पास। इसमें हम किसको डील करते हैं, प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं स्टैट्स के साथ। और हाँ, बायोस्टैटिस्टिक्स को स्टूडेंट्स, ठीक है, हम इस जो हमारे न्यू करिकुलम है इसमें लास्ट एक चैप्टर के तौर पर भी दिया गया है, तो वहां पर हम इसको मजीद डिटेल से देख लेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप इसको ध्यान में रखेंगे किसके साथ डील करती है, स्टैटिस्टिक्स के जो असूल हैं वो कौन कौन से असूल हैं उसको हम आखिर में देखेंगे, हमारे आखिरी चैप्टर जो, ठीक है। तो एनालाइज, एनालाइज का मतलब फिर क्या है, तज्जिया करना, एंड इंटरप्रेट। स्टूडेंट इंटरप्रेट का मतलब होता है वजाहत करना। क्या होता है वजाहत करना, लिख लें इसको बुक के ऊपर, ठीक है। हम इसको किसको स्टडी करते हैं, स्टैट्स के असूल हैं, ठीक है, उसको तज्जिया करने के लिए और वजाहत करने के लिए डाटा कहते हैं मालूमात को, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जिंदा जानदारों का मतलब जो मालूमात है उसको तज्जिया करने के लिए, ठीक है, और उसकी वजाहत करने के लिए जब हम स्टैट्स के असूलों को अप्लाई करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर, ठीक है, हमने देखना है कि फर्स्ट करें कि हम एक जनरल हेल्थ प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है देख रहे हैं कि कोविड की क्या रेशो है अलग अलग इलाकों के अंदर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स तो कोविड की जितनी भी रेशो है, मैं इस इलाके के अंदर इतने मरीज हैं, इस इलाके के अंदर इतने मरीज हैं, इस इलाके के अंदर इतने मरीज हैं, और जब उन सबको इकट्ठा डाटा करके ग्राफ की शक्ल में, टेबल्स की शक्ल में हम उन्हें शो करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो बायोस्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है अहम, जिसको लिखने, क्रूशियल रोल का मतलब है किरदार इन बायोलॉजिकल रिसर्च। तो हमारे पास बायोलॉजिकल रिसर्च है, जो जिंदा जानदारों की रिसर्च होती है, ठीक है, उन पर, ठीक है। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, हेल्थ केयर में आपके डिफरेंट लेवल्स आते हैं। एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, एक होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर, एक होता है टर्शियरी हेल्थ केयर, ठीक है। जो आपके जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने आपके क्लिनिक्स हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स के क्लिनिक है, ठीक है, ये जितने हमारे पास सारे हेल्थ केयर में आते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब है, ठीक है, जो आम लोगों की जो सेहत है, ठीक है, इसे पब्लिक हेल्थ कहते हैं, ठीक है। मसलन अब हम बायोस्टैट्स को कहां कहां पर अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च में। फर्स्ट करेंगे मैं कोविड पर रिसर्च कर रहा हूं तो मैं बायोस्टैट्स को इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। हमारे पास हेल्थ केयर, अब जितने भी हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे सब डाटा पेशेंट्स का एंटर होता है, ठीक है, उन सब डाटा को रिकॉर्ड में रखने के लिए, ठीक है, उन्हें स्टैट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो भी क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स। इस तरह पब्लिक हेल्थ, फर्स्ट करें लोगों में मैं किसी जाकर मैं किसी बीमारी को जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पर भी मुझे स्टैट्स के सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, पब्लिक हेल्थ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स होपफुली आपको बायोस्टैटिस्टिक्स समझ आ गया होगा, हम इसको डिटेल से आखिरी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी, अगला जो, ठीक है, हमारे पास जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कह लें, बायोलॉजी के जो दूसरे ब्रांचेस के साथ जो कह लें रिलेशनशिप है,
इसको हम जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, बायो का मतलब होता है जिंदगी, टेक्नोलॉजी कहते हैं टेक्निक्स को, टेक्निक्स मतलब तरीके का। बायोटेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम जानदारों को इस्तेमाल करते हैं या जानदारों के अंदर मौजूद चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंसानों को फायदा देने के लिए, अपने फायदे के लिए, ठीक है, इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हमारे पास क्या डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसके साथ डील करते हैं, जानदारों के इस्तेमाल के साथ, ठीक है, और देयर कंपोनेंट्स, या उनके या जानदारों को पूरे मुकम्मल तौर पे जानदार को इस्तेमाल करना है या उनके अंदर किसी चीज को इस्तेमाल करना, से कहते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है अज्जा, या जानदार को उनके अंदर किसी अज्जा को इस्तेमाल करना, ठीक है, टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। बेनिफिशियल का मतलब क्या है, मुफीद फायदेमंद प्रोडक्ट बनाने के लिए, डेवलप का मतलब बनाना, ठीक है, फायदेमंद प्रोडक्ट बनाने के लिए, और प्रोसेस या किसी ऐसे काम के लिए, ठीक है, फॉर वेरियस फील्ड्स, मुख्तलिफ हमारे पास जो शोबे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, इसमें हमारे पास हेल्थ केयर आ जाता है, एग्रीकल्चर, ज़राअत एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और माहौल को मैनेज करना। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको मजीद थोड़ा सा इलाबोरेट करके देखते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास, इसमें जानदारों का इस्तेमाल करते हैं या जानदारों के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मुफीद प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक, और दूसरा क्या है, ये जानदारों के जो अंदर हिस्से हैं उनका मुफीद प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल, या फिर उनका मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल, जैसे कि हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर के अंदर हम किस तरह से देखते हैं, हमारी एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, हमारी एग्जांपल में पहले देख लेते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। स्टूडेंट्स इंसुलिन आपको क्या होती है, आपको इंसुलिन का पता होना चाहिए, व्हाट इज इंसुलिन, ठीक है, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा जो शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक्स, ठीक है, पाकिस्तान में तकरीबन बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक्स के शिकार है, तो शुगर के मरीज जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। अब इंसुलिन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है, हार्मोन एक केमिकल होता है हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं ना हमारे जिस्म में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारे खाने में ग्लूकोज आती है हमारे जिस्म के अंदर, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ज्यादा ग्लूकोज हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है, तो इंसुलिन जब जैसे हम खाना खाते हैं इंसुलिन निकलता है, वो ग्लूकोज को कम करता है। अब इतना ध्यान रखें, इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन हमारे जिस्म में ग्लूकोज को कम करता है, ठीक है। तो शुगर के मरीज है ना उनके अंदर इंसुलिन नहीं बनती, जब इंसुलिन नहीं बनती तो आज इंसुलिन के टीके लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो जो इंसुलिन है, ठीक है, वो अब कहाँ से आएगी, ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जो हमारी जिस्म के अंदर एक ऑर्गन है जिसे पेनक्रियाज कहते हैं, पित्ता कहते हैं, वो उसको बनाता है, ठीक है। लेकिन अब इंसुलिन जो है, ठीक है, जब पहले इंसुलिन नहीं थी, ठीक है, तो लोग इसकी वजह से मर जाते थे, ठीक है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बैक्टीरिया, वो छोटा सा जानदार बैक्टीरिया, हम उसको इस्तेमाल करके हम बहुत बड़ी मिकदार में इंसुलिन बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इस्तेमाल किया हेल्थ केयर के अंदर, इस एग्रीकल्चर, ज़राअत के अंदर हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ज़राअत के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ज़राअत में हम मुख्तलिफ अपने फायदे के प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने किसी जो है प्लांट के अंदर अपनी मखसूस खसूसियात लेनी है, अपनी मनपसंद खसूसियात लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी दूसरे पौधे उसका डीएनए जो अच्छे, जिसके अंदर फल अच्छे लगते हैं, मैं उसका डीएनए निकाल के इसके डीएनए के अंदर डाल दूंगा, जिसके फल अच्छे नहीं लगते अब इसमें भी फल अच्छा लगना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल किया। एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से क्या मुराद है, माहौल को मैनेज करने के लिए। आपको पता है कि पोल्यूशन कितनी बढ़ रही है, ठीक है, रोज बरोज, और पोल्यूशन को कम करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे जानदार हैं, बैक्टीरिया हैं हमारे पास, एलजी है। एलजी क्या होता है, काई को हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे भाई। एलजी जो है पौधों की तरह के कुछ जानदार होते हैं, ठीक है, इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। एलजी जो है हमारे पास बैक्टीरिया एलजी, ये क्या करते हैं, ये हमारे माहौल से आलूदगी को जज़ब करते हैं, मतलब जो नुकसानदेह है ना, जहरीली गैसें हैं उनको जज़ब कर लेते हैं, जो नुकसानदेह चीजें हैं, ठीक है। तो हम इन जानदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आलूदगी कम हो रही है तो हमारा फायदा है, हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जानदारों का इस्तेमाल करते हैं या उनके अज्जा का इस्तेमाल करते हैं इंसानों को फायदा देने के लिए, या फिर जो है, ठीक है, वो हम उनका इस्तेमाल करते हैं ऐसे प्रोसेसेस में जो मुख्तलिफ शोबे हैं हमारे पास, जिसमें हेल्थ केयर आ जाती है, ज़राअत, और हमारे पास माहौल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है होपफुली आपको ये भी समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट है बायोइकोनॉमिक्स। बायो का मतलब है जिंदगी, इकोनॉमिक्स कहते हैं माशियात को, इसमें हम, ठीक है, माशियात को स्टडी करते हैं। माशी का मतलब होता है फाइनेंशियल, पैसों के लिहाज से, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं कि कोई भी हमारे पास जो है वो, ठीक है, चीज है, कारोबार है, वहां पे पैसों के लिहाज से कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो बायोइकोनॉमिक्स क्या है हमारे पास, डील करती है विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के मुताले के साथ, फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, माशी लिहाज से, हम माशी नुक्ता नजर से देखते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब नुक्ता नजर, माशी मतलब पैसों के लिहाज से नुक्ता नजर से देखते हैं कि आया कि हमने जो प्रोजेक्ट किया, जो काम कर रहे हैं, इसका पैसों के लिहाज से फायदा है या नुकसान है, ठीक है। जो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं बायोइकोनॉमिक्स। मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास जिसमें हम बायोइकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जांपल देते हैं, इन बायोइकोनॉमिक्स साइंटिस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट वैल्यू, कोस्ट वैल्यू वो होती है, ठीक है, जिस पर आप चीज को खरीदते हैं,
ठीक है, और प्रॉफिट जित पर आप देखें ना, मैंने 20 की एक चीज ली, उसको मैंने 40 में आगे बेच दिया, तो 20 मुझे प्रॉफिट है। ठीक है, तो कॉस्ट और प्रॉफिट वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से मुराद के ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड होते हैं, उन्हें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कह रहा है प्रोडक्शन न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, हमने फसलों की नई वैरायटी, नई किस्म जो है वो उगानी है। अब एक बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, बायोलॉजिस्ट इस पर काम करेंगे। अब इसको करने के लिए हमें कितनी लागत चाहिए, और जब हमारे पास फसल आ जाएगी तो मार्केट के अंदर कितने की सेल होगी ये फसल, ठीक है, और हमें कितना फायदा होगा। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसे हम माशियात, ठीक है, फाइनेंशियली पैसों के लिहाज से जब नुक्ता नजर से हम इसको देखेंगे तो हमारे पास जो है बायो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। तो बायो इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या है, इसमें हम जानदारों का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुताला करते हैं। और बायो इकोनॉमिक्स के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट के कॉस्ट, मतलब उस पर कितना खर्चा आएगा, ठीक है, और प्रॉफिट और उससे कितना फायदा होगा, ठीक है, इसको हम जो है बायो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। आज जो है हमने अपने पूरा टॉपिक को खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है हम कैरियर्स और बायोलॉजी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।